नमस्कार, मैं अभिमन्यु जिंदल क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो केस मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, ये एक ऐसे अपराध के बारे में है जो हर घर में 24 घंटे अपनी दस्तक दे रहा होता है। वो क्रिमिनल इतना शातिर है कि हमारे आसपास ना होते हुए भी वो हमें एक ऐसी चोट पहुंचाने की फिराक में है कि अगर आप सतर्क नहीं हैं तो आपको इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। साइकिल चढ़ाने से नहीं मरेंगे हम। और ये दूध का डिब्बा लो और मारो हमारे सर पर, मर जाएंगे। हम काहे मारेंगे? काहे मारेंगे? पूरा दिन ये लड़की फोन पे लगी रहती है, पता नहीं क्या करती रहती है। आपसे बात कर रहे हैं हम। सिग्नल नहीं आ रहा है सुबह से। टीवी पे नहीं, जरा बेटी पे ध्यान देंगे। इसके लक्षण कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। हाथ से निकल जाएगी ना तब पता चलेगा आपको। सरला, आजकल के बच्चों को बड़े तरीके से समझाना पड़ता है, हम देख लेंगे। आपके इसी स्वभाव की वजह से ना एक दिन लड़की हाथ से निकल जाएगी तब पता चलेगा आपको। देखा, फोन पे भी ना लाक लगा रखी है जिसे जान ना पाए किससे बात कर रही है, क्या कर रही है। सुन रहे हैं? ये क्या कर रही हो आप? 2 मिनट बाथरूम क्या चले गए? आप हमारा फोन चेक कर रही हैं? बिना पूछे आप हमारे फोन को हाथ मत लगाया करो। देखा कैसे बात कर रही है। अस्मिता, ऐसी बात करते हैं अपनी मासी? सुनो तो, अरे कहाँ जा रही हो? हाँ सुनो, अरे सुनो तो अस्मिता, अरे खाना ठंडा हो रहा है, खाना खा लो पहले। अस्मिता, अस्मिता। The number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. ये अच्छा है, कोई भी किसी को ब्लॉक कर देता है। एक राहगीर ने कन्हैया जी की बॉडी को लखनऊ हाईवे के बाईपास रोड पे देखा और हमें इत्तला कर दी। हम वहां पहुंचे, बॉडी को चेक किया तो हमें उनका आई कार्ड मिला, पर हमने आप लोगों को इत्तला कर दिया। कुछ बता के गए थे कि वो कहाँ गए? हमको तो कुछ नहीं मालूम, हम तो बस कल रात को ही देखे थे उन्हें। पापा चलो खाना खा लो। पापा मम्मी बुला रही, चलो खाना खा लो। अरे सुन रहे हैं आप? मम्मी बुला रही, खाना। बहरे नहीं हो गए, सुन रहे हैं? अब क्या खाना खाना? एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे का? अरे पापा गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मम्मी पगला गए हैं। सारा जिंदगी निकल गया, अब इस उम्र में अब क्या हमारी छाती पे खड़े रहोगे? निकलो, नहीं खाना हमको खाना। पहले खुद ही बोले थे कि इंजीनियरिंग का एग्जाम दे दो, और जब हम पास हो गए एडमिशन में 4 लाख लग रहे हैं। अरे नहीं पढ़ाना तो सीधे बोल देना, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? कोई और बात होगी, ठहरो हम बात करते हैं। अरे सुबह गए तो वो थे ही नहीं। मोहित के पापा,
मोहित के पापा? तो सोच रहे थे कि पापा मॉर्निंग वॉक पे गए होंगे, लेकिन दिखने से ये मामला एक्सीडेंट का लगता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इसमें एंगल मर्डर का। मर्डर? हो सकता है कि मर्डर को एक्सीडेंट की शक्ल देने की कोशिश की गई हो। आप लोग को किसी पे कोई शक, या आपका या कन्हैया जी का किसी के साथ कोई झगड़ा या कोई अनबन? नहीं सर, हमारे पापा का हर कोई सम्मान करता था, उनका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। फिर भी हमें जांच तो पूरी करनी होगी। फिलहाल आप लोग जा सकते हैं। बॉडी की पोस्टमार्टम हो जाने के बाद बॉडी को आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा। सर मैंने क्राइम सीन का एरिया भी चेक किया, वहां कहीं सीसीटीवी भी नहीं मिला। पर कन्हैया जी की फैमिली को भी किसी पे कोई शक नहीं है। फिर भी हमें हर एंगल को टटोलना होगा। कन्हैया जी के सभी जान पहचान वालों से अच्छे से पूछताछ करो, और जहां हमें बॉडी मिली थी वहां जाके चेक करो, शायद कोई विटनेस मिल जाए। सर अरे वाह, पहले तो कभी मिस कॉल भी नहीं दिया करती थी, और आज इतने कॉल कर रही हो हमें, और यहाँ मिलने के लिए भी बुला लिया। बात क्या है? शिट, ये कैसे हो गया? क्या हुआ सोहम? भैया 6 मिस कॉल से, वो भी ISD कॉल से, प्लस 401 कोड। इसका मतलब शायद वो मेरा यूके का बायर है ना, वो मुझे कॉल कर रहा होगा, और मैंने सारे फोन कॉल्स मिस कर दिए। कहीं वो ऑर्डर कैंसिल ना कर दे। कि नेटवर्क को क्या हुआ अभी? जरा अपना फोन देना। सुबह सुबह नुकसान करवाएंगे। मोबाइल नेटवर्क वालों की तो मैं बैंड पहुंचा दूंगा। नमस्कार, एयरवेव से मैं आदित्य गर्ग आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? मैं सोहम पालंडे बोल रहा हूं। सुबह से नेटवर्क नहीं आ रहा। सर, असुविधा के लिए हम माफी चाहेंगे, पर माफी बाय फुट। आई एम अ बिजनेसमैन, मेरा सारा काम फोन पर चलता है। आपके नेटवर्क फेलियर की वजह से मेरा कितना नुकसान हो सकता है आपको पता है? आपको अंदाजा है? सर हम समझते हैं, पर जैसा कि मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, कल रात आपने अपनी सिम डीएक्टिवेट करने की रिक्वेस्ट डाली थी। मैंने ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी। पर हमारा सिस्टम शो कर रहा है सर, कल रात 11:45 पर आपने ये रिक्वेस्ट डाली थी। उसके बाद आपका सिम डीएक्टिवेट करके एक दूसरे नए सिम पे एक्टिवेट कर दिया गया था। ऐसे कैसे एक्टिवेट हो सकता है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। How is it possible? What happened? Is everything okay? कन्हैया जी की लाश कल सुबह जिस रोड पे मिली थी, उस समय ये वहां पे मौजूद थे। सर इन्होंने वो एक्सीडेंट देखा था। बताइए, क्या देखा आपने? साहब हम दूध बेचने का काम करते हैं। कल जब हम उस सड़क से दूध बेचने के लिए जा रहे थे तो वो आदमी हमारे साइकिल से भी टकरा गया था। अरे गलती हो गई हमसे। गलती हो गई? साइकिल चढ़ाने से नहीं मरेंगे हम। अरे ये दूध का डिब्बा लो और मारो हमारे सर पर, मर जाएंगे। हम काहे मारेंगे? काहे मारेंगे? तुम्हारा मतलब है कि कन्हैया जी ने आत्महत्या की है? हाँ साहब। हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? साहब हम 100 नंबर पे फोन करने वाले थे, लेकिन वो हादसा हमारी आंखों के सामने हुआ तो हम बहुत घबरा गए थे साहब। लेकिन आज ये साहब को जब हम पूछताछ करते हुए देखे तो हमको लगा सच बता देना चाहिए। उस बस का नंबर देखा था? नहीं साहब। ठीक है, तुम जा सकते हो।
लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हें वापस बुलाएंगे, और अपना नंबर और एड्रेस इनके पास लिखा देना। जी साहब। कहाँ गई थी? कुछ काम से गई थी। अस्मिता, माना कि हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इतने बेवकूफ भी नहीं है। पूरा दिन फोन से चिपकी रहती हो। क्या तुम्हारा फोन तुम्हारे परिवार से ज्यादा जरूरी है? एक दिन फोन बंद करके देखो, इस फोन की दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है जो असली दुनिया है। आपको क्या पता कि इस फोन से क्या क्या नहीं किया जा सकता। एक फोन से हम पूरी बिजनेस चला सकते हैं। बिजनेस? इस फोन से कौन सा बिजनेस होगा? छोड़ो, आपको समझ में नहीं है। हमें सब समझ में आता है। कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, लौंडाबाजी चल रही है ना बेशरम। इससे आगे तो आपकी सोच जाती ही नहीं है, इसलिए आपको जो सोचना है सोचो, पर अब हम नहीं रुकने वाले। बस अरे सोहम जी, आइए आइए, बैठिए। कैसे हेल्प कर सकता हूँ आपकी? मिस्टर गोखले, आप प्लीज तुरंत मेरा अकाउंट चेक कीजिए। आई एम नॉट एबल टू यूज नेट बैंकिंग। एक्चुअली मैं मोबाइल, आप प्लीज चेक कीजिए। आपके अकाउंट से लगभग कल रात को 6 ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। 6 ट्रांजैक्शंस? जी, लगभग 1 करोड़ 60 लाख डिडक्ट हुए हैं आपके अकाउंट से। ये देखिए। मिस्टर गोखले, पर मैंने तो ऐसे कोई ट्रांजैक्शंस नहीं किए। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मोबाइल तो आपके पास है ना, वहाँ पे बिना OTP का कोई भी ट्रांजैक्शन करना इम्पॉसिबल है। पर मेरा मोबाइल तो रात को 11:15 बजे से ही डीएक्टिवेट हुआ था। लेकिन ट्रांजैक्शन तो उसके 1 घंटे बाद से की गई है सर। ऐसे कैसे हो सकता है मिस्टर गोखले? अपनी सिम डीएक्टिवेट करने की रिक्वेस्ट डाली थी, उसके बाद आपका सिम डीएक्टिवेट करके एक दूसरे नए सिम पे एक्टिवेट कर दिया गया था। इट मीन्स मेरा सिम स्वैप ही हुआ है, और वो ओटीपी उसे मिला है जिसने मेरा सिम स्वैप किया था। आई नीड दिस मनी बैक इन माय अकाउंट मिस्टर गोखले। सॉरी सर, बट वी कांट हेल्प यू, बट वी अंडरस्टैंड योर कंसर्न। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक लेटर टाइप करके देता हूँ। जिन अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर हुए हैं उनकी सारी डिटेल्स उसमें होंगी सर। आप उसे लेकर जाइए साइबर सिक्योरिटी सेल में, और वहाँ पे अपना कंप्लेंट फाइल करवाइए। और तब तक मैं मेरे बैंक के साइबर सिक्योरिटी सेल से बात करता हूँ। प्लीज प्लीज। गुड न्यूज़, समझ लो अब पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ गए, बट मेरी फीस देना मत भूलना। आपके अकाउंट से 1 करोड़ 60 लाख रुपए जिन अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए, वो सभी अकाउंट्स फेक आईडी से खोले गए थे, और इस वक्त सारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं। तो फिर मेरा पैसा कैसे रिकवर होगा? इसके लिए हमें आपकी सारी एक्टिविटीज चेक करनी होगी। आपके मोबाइल कॉल्स, आपकी ऑनलाइन शॉपिंग, आपकी मोबाइल बैंकिंग, सब कुछ एग्जामिन करना होगा। एक्चुअली कहीं ना कहीं आपकी डिटेल्स लीक हुई हैं। शायद ये भूल आपसे भी हुई हो। कैसी भूल सर? सर, गोरखपुर के कन्हैया तिवारी नाम के आदमी के साथ भी 6 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है, जिसके बाद उसने सुसाइड कर लिया। ये केस हमारी ब्रांच में आया है सर। सर, मैं ये सब क्या सुन रहा हूं? अब आप लोग को ये लग रहा है कि पापा ने सुसाइड किया था? मोहित, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो यही बात सामने आई कि कन्हैया जी की मौत की वजह एक्सीडेंट है, और वो बस के सामने खुद कूदे थे। इसका हमारे पास आई विटनेस है, पर उन्हें ये कदम लेने के लिए उकसाया गया था। किसने उकसाया था? मोहित, ये देखो, इस शॉपिंग पोर्टल के जरिए कन्हैया जी को ठगा गया। हमने कन्हैया जी के बैंक अकाउंट को चेक किया तो पता चला उन्होंने डील अपील के वेब पेज पे अपना CVV नंबर और OTP नंबर शेयर किया। अरे मोहित, देख डील अपील पे कितनी सस्ती ऑफर चल रही है। अरे कुछ मंगाना है तुझे? और उनके अकाउंट से 6 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। 6 लाख? हाँ, कन्हैया जी के अकाउंट में अब सिर्फ 1013 रुपए। लेकिन सर, ये डील अपील जैसे दरअसल ये डील अपील की फेक वेब पेज है।
क्योंकि डील अपील के ओरिजिनल वेब पेज पे यहाँ पे कोई टोल फ्री नंबर नहीं है। सर हमने सोहम की पिछले महीने की डिजिटल एक्टिविटीज को चेक किया। सर पिछले हफ्ते ही सोहम ने एक लिंक पर क्लिक किया था, ये देखिए सर ये लिंक एक मेल के थ्रू भेजा गया था जिसमें एक बिजनेस लोन का ऑफर था। सोहम को लगा कि ये लिंक बैंक ने भेजा है, इसलिए उसने इस लिंक पर क्लिक किया। सोहम, क्या कर रहे हो तुम? चलो, सोना नहीं है क्या? लिंक खुल नहीं रही है, ये बफर हो रहा है। सारा दिन काम काम, कल चेक कर लेना। चलो 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 चलो, कुछ लोन का ऑफर है। उसके बाद वो फोन रखकर सो गया और फिर उसका फोन 3-4 घंटे तक हैंग रहा जिसका उसे पता ही नहीं चला। और जब हमने बैंक से इस मेल के सिलसिले में बात की जिसके थ्रू ये लिंक आया है, तो वहां से पता चला कि वहां से ऐसा कोई ऑफर या लिंक सोहम को भेजा ही नहीं गया। मतलब ये लिंक फ्रॉड करने वाले के थ्रू भेजा गया? यस सर। कहां से भेजा गया था ये? सर ये लिंक एक अनसिक्योर्ड आईडी से भेजा गया जो फेक है। सर इस लिंक में एक वायरस था, जैसे ही सोहम ने इस लिंक पर क्लिक किया वो वायरस सोहम के मोबाइल में चला गया जिसकी वजह से उसका फोन हैक हो गया। और हैक करने के बाद जब हैकर को सोहम के मोबाइल डेटा का एक्सेस मिला तो उसके बैंक के सारे ईमेल्स, ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त कार्ड की सारी डिटेल्स, मोबाइल बैंकिंग की सारी डिटेल्स, यहां तक कि उसके फोन के सिम का 20 डिजिट का नंबर भी मिल गया। राइट सर, और इसी वजह से हैकर ने सोहम का सिम स्वैप किया। अब इस लिंक भेजने वाले को तो हम ट्रेस कर नहीं पाएंगे क्योंकि इस तरह के ईमेल्स दुनिया की अलग अलग कंट्रीज के सर्वर से रूट करके भेजे जाते हैं। अब एक ही रास्ता है विकास, 1.6 करोड़ जिन जिन अकाउंट्स में ट्रांसफर हुआ है उन्होंने अकाउंट्स की डिटेल निकालो, शायद उससे हम स्कैमस्टर्स तक पहुंच जाए। एनुअल सेल्स रिपोर्ट के हिसाब से वी हैव टू वर्क ऑन द 2 पॉइंट्स। नंबर 1, टॉप लाइन और स्ट्रॉन्ग बेस लाइन। तो वी हैव टू रियली, अमर यू जस्ट टेक केयर, आई विल बी इन बैक इन 5 मिनट्स। हाँ हेलो, क्या तुम्हें वापस से उठना शॉपिंग करने शुरू कर दिए? मैं बोर्ड रूम में और मैसेज चले आ रही है मुझे। तुम मेरे कार्ड को किस तरह से इस्तेमाल करती हो, सोचती हो तुम इसके बारे में? मतलब पैसे मेरी खुशी से बढ़ के है? यार तुम्हारी खुशी के लिए मुझे रास्ते में नहीं आना है। क्यों? तुम क्या इतने गए गुजरे हो? तुमको कमाना भारी पड़ रहा है तो मुझे भी जॉब करने देते। मुझे ना ये ताने मत दिया करो। हाँ, तो मुझे भी रोक टोक पसंद नहीं है। मुझ पे फ्रस्ट्रेशन निकालने से बेटर है तुम अपने ऑफिस के काम में दिमाग लगाओ। क्या हुआ मम्मी, आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? चलिए आप खाना खाइए। सारी जिंदगी पाई पाई करके जोड़े थे सब, और वो धोखेबाज ने। हमको भी समझ नहीं आ रहा है कि पापा हमको क्यों नहीं बताया कुछ। माना कि पैसा चला गया, पर हम भी तो थे, पर गलती तो हमारी भी थी कि उस दिन हम समझ नहीं पाए क्यों हम पे उस फोन वाले पे गुस्सा कर रहे थे। अरे पापा गुस्सा क्यों हो रहे हैं? पगला गए, सारा जिंदगी निकल गया अभी इस उम्र में। हमें पापा की बहुत याद आ रही है। हमें समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों किए। मत रो, मत रो। वो हम सब से इसलिए मुंह मोड़ लिए कि तुझे इंजीनियर बनाने का जो सपना। नहीं माँ, हम उनका सपना कतई पूरा नहीं करेंगे। दिल दुखाए वो हमारा, लेकिन हम उनकी मौत का बदला जरूर लेंगे। $2 लाख, 3 लाख, फिर 2 लाख। ज्योति ने 7 लाख रुपए ट्रांसफर किए। तो तुम्हारा फोन अगर स्विच ऑफ ही रहता है ना तो तुम हैक क्यों नहीं देती तुम इसे? फोन की बैटरी खत्म भी तो हो सकती है। अरे खत्म तो बहुत कुछ हो रहा है। मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया। 7 लाख रुपए तुमने कहां पर ट्रांसफर किए आज? कौन से 7 लाख? मैंने कोई 7 लाख नहीं निकाले। और ये चिल्लाओ मत। मैं चिल्ला रहा हूं? है ये तुम्हें मैसेज दिखाओ। ये देखो 2 लाख रुपए तुमने ट्रांसफर किए, फिर तुमने 3 लाख रुपए ट्रांसफर किए। मैं गलत बोल रहा हूँ? बोलो। ये फिर 2 लाख रुपए तुमने ट्रांसफर किए। ये 7 लाख तुमने कहां ट्रांसफर किए आज? मैंने कहा ना, मैंने कोई 7 लाख नहीं निकाले।
और पछता तो मैं भी रही हूँ, कोई फ्रीडम ही नहीं है। एक तो तुम्हारे लिए मैंने अपना जॉब छोड़ा ताकि अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश कर। ये बेकार की बातें मत करो, तो मुझे सिर्फ इतना बता कि 7 लाख रुपए तुमने मुझसे बिना पूछे इस तरह से ट्रांसफर क्यों किया और कहां पर यूज किया तुमने ये? मैंने कहा ना, मैंने कोई 7 लाख नहीं निकाला तुम्हारे। ठीक है, मैं जाके पुलिस एफआईआर लॉन्च कर रहा हूं, पुलिस वाले अपना पता लगा लेंगे कि किसने 7 लाख रुपए निकाले। बस भैया, मुझे इस पे कितना हो गया? सारे करवा के इसका भी पूरा दे रहे हैं। एक मिनट सर, मुझे बड़े साहब से मिलना है। सर तो यहाँ पे नहीं है, और मोहित हमने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारा केस अब सेंट्रल साइबर एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है सर? हमारे पापा ने किसकी वजह से सुसाइड किया, कुछ पता चला? मोहित, इस बात का पता करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना पता चला है कि तुम्हारे पापा ने जब उन्हें कॉल किया था तो 2-3 बार वो नंबर उड़ीसा के हिंडोना में एक्टिव था। हिंडोना? हाँ, इंडिया में ज्यादातर ऑनलाइन फ्रॉड वहीं से होते हैं, और हिंडोना कोई छोटा शहर नहीं है, लाखों की आबादी है वहाँ पे। अब हिंडोना के किस आदमी ने तुम्हारे पापा के साथ ऑनलाइन फ्रॉड किया, ये पता करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हमारी कोशिश जारी है। सर, ये 7 लाख रुपए जो मेरे बैंक से चले गए हैं, इसका एक ओटीपी मेरे मोबाइल में आया था सर, लेकिन मैं बिजी था तो मैं उसको चेक नहीं कर पाया। बाद में एक और मैसेज आया सर, उसके बाद मेरा ध्यान गया कि ऐसे 3 मैसेजेस मेरे पास आए हैं जिसमें एक एक करके टोटल 7 लाख रुपए मेरे अकाउंट से ट्रांसफर हो गए सर, मुझे ये ट्रांसफर नहीं करना था और मैंने ओटीपी किसी के साथ शेयर भी नहीं किया था, तो ये ट्रांजैक्शन कैसे हो गए सर? धीरज, ये 7 लाख रुपए 3 ट्रांजैक्शन में किसी नीतीश शर्मा के अकाउंट में ट्रांसफर है। क्या आप इस अकाउंट होल्डर को जानते हैं? नहीं सर, हो सकता मेरी वाइफ जानती हो, या हो सकता मेरी वाइफ ने नाम बदल के दूसरा अकाउंट खुलवा लिया। सर एक्चुअली क्या है कि मेरी वाइफ को पैसे उड़ाने की आदत है, हो सकता है पैसे की। धीरज, आप श्योर हैं कि इस फ्रॉड में आपकी वाइफ इन्वॉल्व हो सकती है? हेलो, पैसे आ गए अकाउंट में? हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। मुझे क्राइम ब्रांच से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मैं इनोसेंट हूँ। पढ़ी लिखी हूँ, सही गलत समझती हूँ। मैंने किसी भी थर्ड पार्टी के साथ धीरज का कार्ड नंबर और अकाउंट डिटेल शेयर नहीं किया। हम आप पर शक नहीं कर रहे हैं, आपके हस्बैंड ने आप पर शक किया इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। धीरज, अब तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब करोगे? तुमने मुझे साफ बताया था कुछ, मैंने तुमसे पूछा था ना। मुझे जो लगा मैंने उनको बोला, खत्म। धीरज, आपको गलतफहमी हुई है। आपके अकाउंट से 7 लाख रुपए जिस अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, वो अकाउंट एक्चुअली आपकी वाइफ ज्योति को बिलोंग ही नहीं करता है, और इस वक्त वो अकाउंट क्लोज भी हो चुका है। अब हो गई तसल्ली? धीरज, हमें आपका मोबाइल चाहिए। आप गेम्स भी डाउनलोड करते हैं? सर, वो हमारी बेटी निया वो खेलती है। एक बात बताओ अंकल को, आप गेम्स खेलते हो? वेरी गुड। अच्छा, आपको सबसे ज्यादा कौन सा गेम पसंद है? मूनबू। थैंक यू। धीरज, आपका ये फोन कुछ समय हमारे पास रहेगा। विकास, इस फ्रॉड से पहले जितनी भी एप्लीकेशन धीरज के फोन में डाउनलोड हुई है सब चेक करो। आई फील कोई ना कोई ऐप इनकप्टेड जरूर होगा, तभी फ्रॉड करने वाले को ओटीपी नंबर मिला होगा। ओके सर। मम्मी, हम उड़ीसा जा रहे हैं। उड़ीसा? क्यों? माँ, हमको पता चला है जितने भी फेक कॉल्स होते हैं ना, सब उड़ीसा के पास हिंडोना से होते हैं। वहाँ जाके हम पापा के हत्यारों को पकड़ेंगे। क्या बोल रहे हो मोहित? हाँ? वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं। हाँ, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। मम्मी, हमको कुछ नहीं होगा, और जब तक हम पापा के हत्यारों को पकड़ नहीं लेते हमारे दिल को चैन नहीं पड़ेगा। पर बेटा, हमको जाने दो। मोहित, So I was correct. Thank you. निया ने जो गेम डाउनलोड किया था, उस गेम के ऐप ने धीरज के फोन को लिंक किया उस सर्वर से जहां से वायरस डाउनलोड हुआ था। फिर क्रिमिनल ने धीरज के फोन को बड़ी आसानी से हैक किया और अपने सिस्टम में एक्सेस कर लिया। और धीरज के फोन के मैसेजेस, कॉल्स, वीडियोस
ये सब वो फ्रॉडस्टर्स अपने सर्वर पे देख सकता था, यहाँ तक कि उसकी बैंक की डिटेल्स भी। और चूंकि उस हैकर के पास धीरज के फ़ोन का एक्सेस था, तो जो OTP धीरज के फ़ोन पर आया वो भी उसने देख लिया, और उसी OTP के थ्रू उसने 7 लाख का अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। मतलब इस मूम बूम गेम की एप्लीकेशन बनाई ही इस मकसद से गई है कि इसे डाउनलोड करने वाले के फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन वो आसानी से हासिल कर सके, यहाँ तक कि OTP मैसेजेस भी। लेकिन सर हैरानी की बात तो यह है कि ये प्ले स्टोर जहाँ से हम कोई भी गेम या एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ये प्ले स्टोर किसी भी गेम या एप्लीकेशन को अपनी लिस्ट में तभी शामिल करता है जब उस गेम और एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी के पास उसका वैलिड लाइसेंस हो। लेकिन वो क्या फ्रॉड करने वाला है, क्या फ्रॉड करता है, ये उसके लाइसेंस पे तो लिखा होगा नहीं। आई एम वेरी मच श्योर उसके लाइसेंस की डिटेल्स भी फेक होंगी। सर लाइसेंस की डिटेल्स फेक हो सकती है, लेकिन जिस लैपटॉप से वो लाइसेंस भेजा गया उसका IP एड्रेस फेक नहीं हो सकता। सर हमने उस IP एड्रेस का पता लगा लिया जिसके थ्रू उस 7 लाख के अमाउंट को ट्रांसफर किया गया था। सर ये IP एड्रेस इंदौर का है, ऑनर है मैगी, और उसका पूरा नाम है मगन सिंह। मिलवास, हम भी तो देखें कौन है वो शातिर जो सबको चूना लगा के खुद मलाई खा रहा है। भैया एक चाय देना। जी ये लीजिए। अच्छा भैया, आपके इंदौली में ना नेटवर्क बहुत अच्छा है, ये सारे फ्रॉड यही से होते हैं ना? अब क्या बताएं भाई साहब, हमारा शहर ना इसी बात के लिए बदनाम है। और ये सारे फ्रॉड करता कौन है? इतना सब तो नहीं पता, लेकिन हिंडोली कॉलेज के कुछ लड़के यही सब करके अपना जेब खर्च चलाते हैं। मगन। हाँ। और मैगी। हाँ चल। बट सर मैंने किया क्या है? भैया मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए थी। कैसे हेल्प चाहिए? मैं एक ऐसे लड़के को ढूंढ रहा हूँ जो कि लोगों को फेक कॉल्स करके उनके अकाउंट्स को खाली कर देता है, जो कि फेक वेब पेज से ऑपरेट करते हैं। मेरे पास उसका नंबर भी है। हाँ सर, मैंने ही धीरज के अकाउंट से पैसे निकाले थे। जिन लोगों को तू टारगेट करता है उनका प्रोफाइल तेरे पास आता कहां से? कैसे शॉर्टलिस्ट करता है? सर इस काम में मुझे बैंक एग्जीक्यूटिव्स मदद करते हैं। बैंक एग्जीक्यूटिव्स? मुझसे वो थोड़ा सा पैसा लेकर बैंक के हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स की डिटेल्स मुझे दे देते हैं, जो ज़्यादातर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या फिर मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हो। तो आए दिन जो लोगों को फेक कॉल्स आते हैं, यही लोग वो डेटा प्रोवाइड करते हैं? मोबाइल का मेथड तो बहुत पुराना हो चुका है सर। तो तेरा क्या तरीका है वो बोल, जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। मैं पॉपुलर ऐप्स के फेक वर्जन बना देता हूँ और जिस साइट से ये डाउनलोड किए जाते हैं उस साइट पे अपलोड कर देता हूँ, और उसकी लिंक जो मुझे लोगों की डिटेल्स मेरे फ्रेंड एग्जीक्यूटिव देते हैं ना, उनको मैं मेल कर देता हूँ। आजकल मेल के लिंक पर बहुत कम लोग क्लिक कर देते हैं, तो इसीलिए कुछ टाइम से मैंने मैसेजेस के थ्रू लिंक भेजना शुरू कर दिया। तो जैसे ही वो तेरे लिंक पर क्लिक करके फेक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तेरा शिकार हो जाते हैं। लेकिन तू ऐसा क्या करता है कि उन्हें फेक और ओरिजिनल ऐप में फर्क नजर नहीं आता? और सभी को इतनी अकल थोड़ी ना है कि उनको ये पता हो कि असली ऐप 15 या 20 MB से 1000 MB का स्पेस लेती है, और वही मेरी फेक ऐप 2 या 4 MB से भी ज़्यादा नहीं होती। लोगों को लगता है उनका डेटा सेव हो रहा है, इसलिए वो मेरा फेक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। और जैसे ही वो तेरी फेक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उनके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल फ़ोन, नेट बैंकिंग, ये सब डेटा तेरे पास आ जाता है। तो अपनी फेक एप्लीकेशन के जरिए उनके डिवाइस को एक्सेस करके उसकी सारी डिटेल ले लेता है। सिर्फ एप्लीकेशंस की लिंक ही नहीं सर, शॉपिंग डिस्काउंट के ऑफर्स, और कुछ लोगों को लुभाने के लिए तो
पॉर्न वीडियोस के भी लिंक काम कर जाते हैं। और जैसे ही वो इन सब चीजों के लिंक को क्लिक करते हैं, वायरस उनके डिवाइस को हैक कर लेता है और उनके डिवाइस की सारी डिटेल्स तेरे पास आ जाती है, राइट? ये भी तब तक नहीं होता सर जब तक वो लोग मोबाइल कंटेंट को मेरे ऐप के लिंक के साथ मर्ज करने के लिए अलाउ नहीं करते। आपने देखा होगा सर, ऐप डाउनलोड करते ही एक ऑप्शन पूछता है, अलाउ एक्सेस टू योर मोबाइल कंटेंट, मैसेजेस, वीडियोस। बहुत सारे लोग तो इस मैसेज को देखते भी नहीं है, उनको ऐप डाउनलोड करना होता है, वो अलाउ पे क्लिक कर देते हैं, बस उनके मोबाइल डेटा का एक्सेस मुझे मिल जाता है। और इस तरह से ओटीपी तेरे पास आ जाता है। सोहम भंडारे का 1,60,00,000 रुपए भी तूने इसी तरह से गायब किया ना, और डील अपील का फेक पोर्टल भी तूने बनाया ना। तुझे पता है तेरे फ्रॉड की वजह से कन्हैया नाम के एक आदमी ने सुसाइड कर लिया? नहीं सर, डील अपील का कोई फेक पोर्टल मैंने नहीं बनाया। झूठ बोल रहा है? हाँ नहीं, हाँ पर सोहम भंडारे के 1.5 करोड़ मैंने ही गायब किए। एक क्लिक, सिर्फ एक क्लिक को अलाउ करने से आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए किसी भी लिंक को अलाउ करने से पहले यह जान लेना बेहद जरूरी है कि कहीं वो लिंक फ्रॉस्टर्स के द्वारा बनाया गया तो नहीं है, जो आपके मोबाइल को हैक करके आपकी बैंकिंग कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स जान सकता है। जब भी इस तरह के लिंक्स आपके फोन पर मेल या मैसेज के थ्रू आए तो डायरेक्टली कभी भी उन्हें अपने फोन से ओपन ना करें, पहले किसी दूसरे डिवाइस से चेक करें, क्योंकि मैगी उर्फ मगन जैसे लोग कब आपको कंगाल कर दें इसका एहसास होने से पहले आप अपना सब कुछ गंवा चुके होंगे। मैगी के बयान के आधार पर हमने उन बैंक एग्जीक्यूटिव्स को अरेस्ट कर लिया था जो उन्हें कस्टमर्स की डिटेल्स और ईमेल आईडी देते थे। धीरज और सोहन के केसेस हमने क्रैक कर लिए थे, लेकिन कन्हैया का केस हमें अब भी उलझा रहा था। डील अपील के फेक पोर्टल पर उन्हें चीट करने वाला अब भी हमारी पहुंच से दूर था, लेकिन अब जो हमारे सामने आने वाला था वो फिर से हमें हैरान कर देने वाला था। सब मोहित का फोन 3 दिन से नहीं लग रहा है, हमको बहुत फिक्र हो रहा है साहब। मोहित कहाँ गया? सर वो उड़ीसा के हिंडोना में कहीं गया है साहब। मोहित की कोई तस्वीर है आपके पास? हाँ सब लाए हैं। क्या दो, हिंडोना पुलिस को अभी के अभी अलर्ट कर दो और मोहित की तस्वीर वहां भेज दो। ये सर। और सेंट्रल साइबर एजेंसी को भी इन्फॉर्म कर दो। ठीक है सर। अनवर, कहाँ गई थी? कब से फोन लगा रहे हैं, उठा नहीं रही है। ये क्या बदतमीजी है? अस्मिता, कपड़े बदल के बाहर आ, बात करनी है तुझसे। अस्मिता, 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 सर, हिंडोना में मोहित कहाँ है इसका कोई लीड नहीं मिल पा रहा है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, मोहित को उस आदमी के बारे में कैसे पता चला जिसने कन्हैया के साथ फ्रॉड किया था? सर, इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड के कई केस हिंडोना में भी हुए हैं, इसलिए गोरखपुर पुलिस ने इसके बारे में मोहित को भी बताया था। अब हिंडोना के किस आदमी ने तुम्हारे पापा के साथ ऑनलाइन फ्रॉड किया, ये पता करना इतना आसान नहीं होगा। हो सकता है मोहित जोश जोश में वहां पर चला गया और उसने अपनी जान खतरे में डाल दी। लेकिन हेलो, जय हिंद सर, पीआई अनवर बोल रहा हूँ, गोरखपुर पुलिस स्टेशन। हाँ अनवर बोलो। सर, कन्हैया जी की तरह ही हमारे पास एक और सुसाइड का केस सामने आया और इस केस में विक्टिम एक लड़की है, अस्मिता। कन्हैया जी की तरह ही ये भी एक ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुई है। कैसा फ्रॉड? जब हमने इसका मोबाइल चेक किया तो पता चला ये एक ऑनलाइन गेम खेल रही थी, केबीए। केबीए? जी सर, इसका फुल फॉर्म है कौन बनेगा अरबपति। लगता है कि एक नया ऑनलाइन फ्रॉड है जिसमें लोगों को भारी रकम जीतने की लालच देके ठगा जा रहा है। एक्चुअली अस्मिता अपने पिता का अकाउंट ऑपरेट करती थी क्योंकि उसके माता पिता उतने पढ़े लिखे नहीं, और उसी अकाउंट से उसने करीब 3 लाख रुपए गवा दिए क्योंकि उन फ्रॉडस्टर्स के पास उसके अकाउंट का एक्सेस आ गया। और हैरानी की बात यह है कि उसके मोबाइल से हमें उसके कुछ इंटीमेट फोटोज और वीडियोस मिले जो उसने एक चंदर नाम के आदमी को फॉरवर्ड किए थे, और फिलहाल ये चंदर भी गायब है। लेकिन अस्मिता के इंटीमेट फोटो का इस ऑनलाइन फ्रॉड से क्या वास्ता? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चंदर के जरिए अस्मिता इस ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार बनी हो? सर, फिलहाल कुछ कह नहीं सकते। ठीक है,
इस केस की सारी डिटेल्स मुझे ईमेल कर दो। विकास, कौन बनेगा अरबपति नाम का एक और ऐप बना है जिसके थ्रू लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। इस ऐप के बारे में सब कुछ पता करो। ओके सर। सर पूरे यूपी और बिहार में करीब 10,000 लोग इस केवीए फ्रॉड के शिकार हुए हैं। ये केवीए वाले फ्रॉड करते कैसे? सर सबसे पहले ये लोगों को क्वेश्चन आंसर्स के खेल से पैसा जीतने का लालच देते हैं और जब लोग जीत जाते हैं तो उनको प्राइज मनी देने के लिए उनसे एडवांस टैक्स के नाम पर कुछ पैसा मांगते हैं। इनमें से कुछ लोग पैसा दे देते हैं और कुछ लोग नहीं देते। और सर जो लोग पैसा देते हैं वो इन केवीए वालों के टारगेट लिस्ट में आ जाते हैं जिनके साथ ये फ्रॉड कर सके। और फिर केवीए वाले विनर्स को एक बड़ी रकम जीतने का लालच देते हैं। उनसे ये बोलते हैं कि अगर आपने गेम का दूसरा लेवल पार किया तो आप 50 लाख रुपए जीत जाएंगे। और फिर कैसे भी करके केवीए वाले गेम खेलने वालों को जितवा भी देते हैं। और यहाँ पर इनका दूसरा प्लान एक्टिव होता है। केवीए डिपार्टमेंट का एक आदमी इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर विनर से बात करता है और उनसे ये बोलता है आपने प्राइज की इतनी बड़ी रकम जीती है, आपको इसका टैक्स भरना होगा। और अब केवीए खेलने वाले को बड़ी रकम जीतने के बाद लगता है कि ये सब लीगल है क्योंकि उससे टैक्स पे करने के लिए कहा जा रहा है। राइट सर। और जब इस बात को लेकर विनर्स केवीए वालों से बात करता है तो केवीए वाले उसे इनकम टैक्स से बचने के लिए ये सॉल्यूशन देते हैं कि उनको पुराना सिम डिस्ट्रॉय करना होगा। और फिर केवीए वाले विनर्स से उस डिस्ट्रॉय सिम का फोटो मंगवाते हैं, ये कहकर कि उनको भी विश्वास हो जाए कि विनर्स ने वाकई में उस सिम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फिर ये लोग विनर्स के अकाउंट में पैसा भेजने का झांसा देते हैं और जैसे ही विनर्स डिस्ट्रॉय सिम का फोटो क्लिक करके केवीए वालों को भेज देते हैं, यहाँ पर इनका तीसरा प्लान एक्टिव हो जाता है। सर इस तीसरे प्लान के अकॉर्डिंग जैसे ही केवीए वालों को उस डिस्ट्रॉय सिम का फोटो मिलता है, वो एडिटिंग के द्वारा उस सिम का 20 डिजिट का यूनिक नंबर पता कर लेते हैं और ये लोग उसी नंबर के थ्रू पुराने सिम को डीएक्टिवेट करा के उसी नंबर का नया सिम एक्टिवेट करते हैं जिस पर ओटीपी आता है और उसी ओटीपी के थ्रू ये लोगों का पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। और ये केवीए वाले ऑपरेट कहां से करते हैं? हिंडोना से। हिंडोना। कन्हैया का बेटा मोहित भी हिंडोना गया था। हिंडोना की लोकल टीम को अलर्ट करो, किसी भी हालत में ये बदमाश बचने नहीं चाहिए। राइट सर। सर केवीए के फ्रॉड के बारे में हमने बैंक वालों को पहले ही अलर्ट कर दिया था। सर गांव का एक आदमी है रामदीन, हमने उसके बैंक अकाउंट में कुछ अनयूजुअल फंड्स ट्रांसफर देखे हैं जो कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करता है। इस केवीए से जितनी भी ट्रांजैक्शन की गई हैं सबका ट्रायल चेक करो। जिन जिन अकाउंट्स में पैसा गया है या तो उन अकाउंट्स को क्लोज करने की कोशिश की जाएगी या उनसे पैसा निकालने की कोशिश की जाएगी और हमें क्रिमिनल्स को ऐसा करते हुए पकड़ना है। शायद इस फ्रॉड की वजह से पहले कन्हैया ने और अब अस्मिता ने अपनी जान गंवाई है। कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, पकड़ो सबको फास्ट। इसे जानता है? ये भी फ्रॉड में ये भी शामिल है? नहीं सर, हम तो इसे नहीं जानते। श्योर? जी सर। तो तू क्या कर रहा था वहां? पापा की मौत के बाद हमने कसम खाई थी कि हम उन फ्रॉडस्टर को पकड़ के रहेंगे जिन्हें हमारे पापा के साथ फ्रॉड किया है। और जब हमें ये पता चला कि ज़्यादातर फ्रॉड यहाँ हिंडोना से होते तो हम हिंडोना आ गए, लेकिन हम उस आदमी को पकड़ नहीं पाए। लेकिन हम जिस आदमी से मिले उसने हमारे पापा की लूटी हुई रकम वापस करने का जरिया बताया। चलो तुम्हें लेकर चलता हूँ उस इंसान के पास जिसकी तुम्हें तलाश है। तूने उस लालच में आकर क्रिमिनल्स के साथ मिलकर क्राइम करना शुरू कर दिया। तू बोल, इस सब से तेरे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी? सब हम मानते कि हम सही नहीं थे, लेकिन हमारे पापा के साथ भी कुछ सही नहीं हुआ था। सर हिंडोना से जितने ही फ्रॉड करने वाले पकड़े गए हैं उनमें से कुछ लोग केवीए भी ऑपरेट करते थे। उन्होंने माना कि अस्मिता की तरह उन्होंने और लोगों को भी चूना लगा है, लेकिन सर उनमें से किसी ने भी चंदर को आइडेंटिफाई नहीं किया। मतलब अस्मिता के सुसाइड की वजह सिर्फ केवीए फ्रॉड नहीं, कुछ और भी है? सर अस्मिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसके साथ रेप भी हुआ था और उसके मोबाइल से कुछ वीडियोस मिले हैं जो पोर्न साइट पे भी अपलोड किए गए हैं। और ये अपलोड किसने किया? सर उसका आईपी एड्रेस हम ट्रेस कर रहे हैं। सर आईपी एड्रेस ट्रेस हो गया है। सर अस्मिता की अश्लील वीडियो वेबसाइट पे अपलोड करने वाला कोई और नहीं, उसका कजिन धर्म था और चंदर उसका दोस्त सर।
चलो जा शुरू, या मैं शुरू हूँ? सर तो बता दो सर। सर अस्मिता ने सर केबीए में अपने पेरेंट्स का बहुत सारा पैसा गंवा दिया था और उसके लिए वो हमसे मदद मांगने आई थी। पापा के अकाउंट से 3 लाख उन केबीए वालों ने लूट लिया है। पापा को ये बात बता नहीं सकती, लेकिन हमें उनको ढूंढने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन सर हम जानते थे कि हम उसकी मदद तो नहीं कर सकते थे। वो शुरू से हमें अच्छी लगती थी, इसलिए हमने उसकी मजबूरी का फायदा उठाने का सोचा। सर उसे हमने एक नंबर ला के दिया और कहा कि ये केबीए वाले चलाने वाले का असली नंबर है। लेकिन सर वो नंबर हमारे दोस्त चंदर का था। पहले तो चंदर बात ना करने की एक्टिंग करता रहा, फिर उसने वही बोला जो हमने उससे कहा था। देख अश्मिता, तू इतनी मजबूर है तो तुम्हारा पैसा हम लौटा देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। चंदर ने सर अस्मिता को उसके न्यूड फोटोज और वीडियोस भेजने के लिए फोर्स किया और मजबूरी के चलते वो मान भी गई। लेकिन जैसे ही हमारे पास उसके न्यूड फोटोज और वीडियोस आए तो मेरे प्लानिंग के हिसाब से चंदर ने उसे इंटरनेट पर अपलोड करने की धमकी दी और अस्मिता को ब्लैकमेल करके अपने पास बुला लिया। हाय, तुम अस्मिता तेरी कजन थी, बहन थी तेरी, और तूने ब्रजेश इतना कुट्टा, सालों को इतना कुट्टा कि यहां से 1-1 किलोमीटर दूर तक इनकी चीखें सुनाई देनी चाहिए। अस्मिता ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार जरूर हुई थी, पर अगर उसने अपनी परेशानी अपने पेरेंट्स के साथ शेयर की होती तो शायद अंजाम बदल सकता था। वही भूल उसके पेरेंट्स से भी हुई। उन्होंने अपनी बेटी अस्मिता की परेशानी को ठीक से जानने की कोशिश ही नहीं की और वो अपने कजन धर्म और उसके दोस्त चंदर के जघन्य अपराध का शिकार बने। कन्हैया को चीट करने वाले फ्रॉडस्टर्स का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन मोहित का आक्रोश उससे ऐसी भूल करवा बैठा जिसने उसका करियर ही बर्बाद कर दिया। इन सभी केसेस से हमें एक सीख लेने की जरूरत है कि अपनी बैंकिंग कॉन्फिडेंशियल डिटेल किसी के साथ शेयर ना करें। वहीं सिम स्वैप की घटनाओं को देखते हुए सर्विस प्रोवाइडर्स को एक एडवाइजरी जारी की गई है। जब भी किसी का सिम स्वैप होता है तो अगले 24 घंटे तक उस नंबर की मैसेजिंग सर्विस बंद कर दी जाती है। इसलिए 24 घंटे के अंदर अपने सर्विस प्रोवाइडर से जरूर संपर्क करें। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। दादा, लगता है ये मर्डर, खून खराबा बहुत आम बात हो गई आजकल। इंसान का खून इतना सस्ता हुआ है कि वो ब्लड बैंक में कम जमा होता है और मारपीट में ज़्यादा बहता है और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान का कोई अपना जब तक नहीं मरता तब तक वो नहीं सुधरता। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूँ क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। आज तक तो आपने बहुत सारे मर्डर केसेस देखे होंगे, लेकिन ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इस केस से जुड़े हुए लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से, डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटस, डिफरेंट फैमिलीज और डिफरेंट मेंटेलिटी के थे। सिर्फ इनमें एक चीज कॉमन थी, ये किसी अपने करीबी को मरने से बचाना चाहते थे, लेकिन इसी कोशिश में वो कई लोगों की जानें गंवा बैठे। ए, क्या कर रही है? नेहा, एक गिलास पानी देना। पहले तुम मुझे वो गुड़िया निकाल के दो जो दीवार पे है। वो तो बहुत ऊपर है, मेरा हाथ नहीं जाएगा। तुम मत उतार के दो, मैं खुद उतार लूंगी। रुक नेहा, काम का गिर जाएगी, मैं उतारती हूँ।
नाटक मत करो, उतार के दो। अंजलि, क्या कर रही हो तुम? उतरो नीचे। अरे तुम उतरो नीचे। उतर। ऊपर क्यों चढ़ी थी तू? आराम करने के लिए बोला ना तेरे को? बैठो। आराम से। किसने बोला था ऊपर चढ़ने के लिए? मैंने बोला था। तेरी तो मैं बाद में देखता हूं। मैं हिलना नहीं यहां से। अंजलि को किडनी डोनेट करने वाला मिल गया है। अब हमें बिना देर किए हुए अंजलि का किडनी ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। सर, अरे बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। क्या कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, ऐसे लोगों की हमारे पास एक लिस्ट होती है और उस लिस्ट के हिसाब से अंजलि का नंबर है। पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम साहब? हमें जो किडनी डोनेट कर रहा है वो आदमी अभी जिंदा है। उसे पैसे चाहिए, वो बेचना चाहता है। कितना पैसा चाहिए उसको? 3 लाख। 3 लाख? ठीक है, मैं देता है पैसा। अब आप ऑपरेशन की तैयारी करो ना, मैं लाता है पैसा भाई। ठीक है प्रवीण, कल तुम अंजलि को एडमिट कर दो, बाकी के प्रोसीजर हम देख लेंगे। नैपकिन मैं लेके आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और घर की चाबियां कहाँ से आई तुम्हारे पास? मेरा घर है तो चाबी तो होगी ना मेरे पास। ये तुम्हारा घर नहीं, मेरा घर है और मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। चाबियां रखो और जाओ यहाँ से। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि पेपर्स रेडी हुए कि नहीं। तुम इंसान हो कि क्या हो? तुम्हारा बेटा इतना बीमार है, एक बार भी नहीं पूछा कि वो कैसा है। बस डिवोर्स पेपर की पड़ी है ताकि तुम एलिमनी मांग सको। अरे गाइड, तो शर्म करो। जय की हालत इतनी खराब है, तुम बाप हो उसके, तुम्हारा भी फर्ज बनता है। बकवास मत कर, तेरे को मालूम है कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब डोनर नहीं मिल रहा तो क्या गलती मेरी? तुम्हारी गलती ये है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप उससे मैच कर रहा है, लेकिन तुम उसे ऑर्गन डोनेट नहीं करोगे। और मेरी बदनसीबी ये है कि मेरा ब्लड ग्रुप उससे मैच नहीं कर रहा है, नहीं तो मैं कब का अपना ऑर्गन दे चुकी होती उसे। मेरी गलती इसमें? बस करिए पापा। जब भी आप यहाँ आते हैं झगड़ा करते हैं, इससे अच्छा तो आप आया ही मत करिए। छोटू, कौन है? जिया? देखो मैंने क्या लाया है, लो। अरे वाह, बिरयानी। आज मेरे लिए बिरयानी है। हाँ, अंजलि को किडनी देने वाला मिल गया है, इसलिए पार्टी तो बनती है। क्यों? लो, खा लो। एक दो दिन में तेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करने का है, फिर जल्दी से जल्दी तेरा ऑपरेशन भी हो जाएगा और तो एकदम ठीक हो जाएगी पहले की तरह। भगवान ने सुन ली अपनी, जो एक भले आदमी को तेरे को किडनी देने के लिए भेज दिया है। अरे अरे, तू रहने दे, तू बीमार है, मैं करूंगी। और तू हॉस्पिटल में भी मैं ही तेरी देखभाल करने आऊंगी। उम्र तो देख तेरा, 10 साल की है तू और माँ बन रही है। उधर डॉक्टर नर्स हर कोई है उसका देखभाल करने को। मैं वहाँ नजर रखूंगी कि डॉक्टर और नर्स ताई का अच्छे से देखभाल करते हैं नहीं। अच्छा अच्छा, लेट बैठ, चल। सल्टा दे यार उसमें। हाँ, 1 मिनट में बाद में बात करता हूँ।
शंकर पिल्ले। अच्छा, आपको 1 महीने के लिए घर चाहिए ना? 5,000 रुपये भाड़ा पड़ेगा। सारू, जय श्री कृष्णा। जिया, परेश के घर वाले शाम को मिलने आ रहे हैं। मुझे नहीं मिलना मां उनसे। कांडी थी गई है। मैं तेरी शादी के बाद वो परेश शाह जैसे लड़के से कर रही हूँ और तू उस निकम्मे समर के चक्कर में पड़ी है। अरे परेश शाह के लिए लड़कियों की लाइन लगी है। शेयर मार्केट में बहुत मोटू नाम छे। तो उसे कहो कि उसी लाइन में से किसी एक लड़की को सिलेक्ट कर ले, क्योंकि ना मुझे उसमें ना उसके शेयर मार्केट में कोई इंटरेस्ट है। भाभी, जय बाबा की तबीयत फिर से बिगड़ गई है, मुंह से खून निकल रहा है। जय दादा, अब गाड़ी काहे को बेच रहे हो? अरे मस्त धंधा है ना अपना। अंजलि के इलाज के लिए पैसा चाहिए अपन को। गाड़ी के अलावा दूसरा कुछ नहीं है मेरे पास बेचने के लिए। और गाड़ी का क्या है रे, एक बार अंजलि ठीक हो जाए तो ऐसा 10 गाड़ी खड़ा करेगा अपन। क्या बोलते हैं भाई? अनिल भाई गाड़ी लेने को तैयार है। म्यूनसिपालिटी का लाइसेंस सब क्लियर है ना? सब क्लियर है मेरे पास, लाइसेंस सब है, टेंशन नहीं। ठीक है, 3 लाख में डन। हो गया ना? अरे वाह। आराम से। आराम से। बाबा के सर पे चोट लगी है तो हम गर्म पानी की थैली लेके आते हैं। डॉक्टर साहब, कोई डोनर मिला क्या? जय की हालत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। देखिए मैडम, मैंने पहले आपको बताया था कि लिस्ट में जय से पहले किसी दूसरे पेशेंट का नाम है। अगर डोनर मिला भी तो सबसे पहले प्रेफरेंस उसे ही दी जाएगी। तो लिस्ट में नाम ऊपर लाने का कोई और तरीका नहीं है? नहीं मैडम, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर हम उन्हें पैसे ऑफर करें तो कुछ बात बन सकती है? नहीं। हाँ, अगर ट्रांसप्लांट से पहले उस पेशेंट की डेथ हो जाती है तो किडनी उसके बाद वाले पेशेंट को मिल सकती है। अरे प्रवीण, अरे बहिणीला ऍडमिट केलं का? हाँ सकाळीच केलं, वो किडनी देने वाला मिल गया उसको। अरे बाबा, बरं झालं, त्या शेट्टीचे आपण आभार मानले पाहिजे, देवासारखा आहे तो। साहब, पैसे का इंतजाम हो गया साहब। ये देखिए, मैं 3 लाख रुपए लेके आया। ये देखिए, अब अंजलि को किडनी कब मिलेगा? प्रवीण, एक प्रॉब्लम है। अभी क्या प्रॉब्लम है साहब? देखो प्रवीण, जो डोनर किडनी दे रहा था वो अब 3 लाख के बजाय 6 लाख रुपए मांग रहा है। साहब ऐसा कैसा मांग सकता है वो? ये किस तरह का डोनेशन है साहब? हाँ? ये तो सीधा सीधा पैसा बना रहा है वो। कोई बात नहीं साहब, उसको 6 लाख चाहिए ना, मैं देगा उसको 6 लाख। आप ऑपरेशन की तैयारी करो ना, मैं लाते हैं 6 लाख भी लाता है मैं। मंजर भाई, वो थोड़ा पैसा चाहिए था मेरे को उधर ही पे। अरे प्रवीण, पॉलिसी तोड़ के क्या होगा? इसमें से तेरे को 1 लाख भी नहीं मिलेंगे। दादा, तुमको सही में लगता है ऐसा कि तुम लोगों के सामने पैसा हाथ फैला के मांगोगे और कोई तुमको लाके दे देगा? हाँ हेलो, बोलो। क्या क्या? ताई, ताई उठो ना। ताई, ताई उठो ना। ताई। दादा, देखो ना, ताई को क्या हो गया? ताई उठ नहीं रही है। तो देखो ना, ताई को क्या हो गया? ताई, ताई उठो ना। अंजलि, तेरा दादा है, देख ला। अरे आंखें खोल लो तू। ताई उठो। प्रवीण, संभाला अपने आप को। अरे हट तो, हट साला, हाथ ले लगा, समझा ना तू? मेरी बहन को मार डाला तुम लोगों ने। किडनी नहीं मिला ना? नहीं मिला ना इसको किडनी? अभी मैं देखता है किसको किडनी मिलता है ना, मैं देखता इधर। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, सबको छोड़ूंगा नहीं तुमको, समझा ना? हेलो मिसेस मेहता, जय का नंबर आ गया है, डोनर मिल गया है। क्या सच? जी हाँ, ऑपरेशन का 35 लाख और डोनर का 6 लाख। ये अमाउंट आपको जल्द से जल्द अरेंज करना होगा। डॉक्टर साहब, आप पैसे का इंतजाम हो जाएगा, आप बस ट्रांसप्लांट की तैयारी कीजिए। ओके जी, थैंक यू डॉक्टर साहब।
अंजलि को बचाने की प्रवीण की सारी उम्मीदें फेल गई, क्योंकि सही वक्त पे अंजलि की किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाई। और इधर साक्षी मेहता अपने बेटे के बारे में उम्मीद खो बैठी थी और उसकी किडनी ट्रांसप्लांट होने जा रही थी। इसी को डेस्टिनी कहते हैं। जीतने वाले की कब हार होगी और हारने वाले की कब जीत, कोई नहीं बता सकता। लेकिन सचमुच ये किस्मत का खेल था या किसी और का? क्यों किडनी डोनर ने आइन वक्त पे किडनी की कीमत दुगनी कर दी थी? जो डोनर किडनी दे रहा था वो अब 3 लाख के बजाय 6 लाख रुपए मांग रहा है। क्या किसी रैकेट का काम था? लेकिन इसके वजह से 3 लोगों की जानें गई थी। आइए एग्जैक्टली देखते क्या हुआ था, क्यों 3 लोगों की जानें गई और क्यों जय मेहता को किडनी नहीं मिल पाई। आइए सर, फैमिली के 2 मेंबर्स पर अटैक हुआ है, जय मेहता और साक्षी मेहता। ये दोनों ही माँ बेटे हैं सर। जब हम यहाँ पहुंचे तो पता चला कि साक्षी मेहता की सांसें चल रही थी, थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन में। मैंने उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया। सर ये जय मेहता, जब तक हम यहाँ पहुंचे ये मर चुका था। और ये जिस तरह का ये घाव है, देखकर लग रहा है किसी धारदार चीज से हमला किया गया है। कोई मर्डर वेपन मिला? नहीं सर, पूरे घर को अच्छे से चेक किया है, लेकिन कहीं कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। हो सकता है कि मर्डर अपने साथ लेके गया हो। ये यहाँ पड़ा हुआ ब्लड देख के ऐसा लगता है कि माँ को यहाँ मारा गया और उसका बेटा ये कमरे से या ऊपर से आ रहा होगा चीख सुन के, तो मर्डर ने उसको भी मार दिया। अच्छा, मेहता की फैमिली कौन कौन है? सर मैंने पड़ोसी से पता किया है, साक्षी का हस्बैंड है जिग्नेश, लेकिन वो इन लोगों के साथ नहीं रहता है सर। और एक बेटी है जिया, वो फिलहाल घर पे नहीं है, मैंने उसे कॉल करके बुलाया है। ये सब हुआ तब आप कहाँ थी? कैफे में थी सर। आपके फादर क्यों नहीं रहते आपके साथ? मॉम डैड अलग हो गए इसलिए। जब ये सब हुआ तो उसके बाद में जब घर पे आप आई, कोई चीज आपको मिसिंग दिखी? सर घर देखने का मौका ही नहीं मिला। मुझे मॉम की इतनी फिक्र हो रही है। मैं प्लीज हॉस्पिटल में जाके मॉम को देख सकती हूँ प्लीज? जाओ। थैंक यू सर। शिरके, बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? हाँ साहब, हम देखे थे। हम रोज शाम को 4 बजे भाजी तरकारी लेने बाजार जाते हैं। 4 बजे क्यों, 5 बजे क्यों नहीं? क्योंकि साहब शाम 4 बजे वो ड्राइवर शंभू छूटता है तो फिर हमको बाजार छोड़ देता है। अच्छा, तुम्हारे ड्राइवर की ड्यूटी सिर्फ 4 बजे तक है? हाँ साहब, सुबह 7 से 4 बजे तक होती है और रोज के जैसा आज भी हमको वो बाजार तक छोड़ दिया। लेकिन साहब जब हम 5 बजे घर आके लौटे तो देखे कि मालकिन और जय बाबा को कोई मार दिया। साहब हम बहुत घबरा गए थे साहब। सबसे पहले साहब हम अस्पताल फोन किए, फिर साहब हम आपको फोन किए। शिरके, सारी प्रोसीजर खत्म करके बॉडी पोस्टमार्टम को भेज दो और देखो ये रॉबरी का केस है क्या, और अगर कुछ सामान गायब हुआ हो तो उसकी लिस्ट बनाओ। और एक काम करो, ये मेहता फैमिली के सारे मेंबर्स के कॉल रिकॉर्ड्स और कॉल लोकेशन दोनों चेक करो। इधर कुछ काम करने के लिए मिलेगा क्या मेरे को? मेरे पास पहले से काम करने वाले 3 आदमी हैं, तो आपको काम कहाँ से मिलेगा? दादा बहुत भूख लगी है। दादा, हाँ बोलो। इधर कुछ मेरे को काम मिलेगा क्या? काम? सैंडविच बनाना आता है? सैंडविच बनाना तो नहीं आता, लेकिन मैं बहुत अच्छा वड़ा पाव बनाता है। अरे तेरे इस मस्त वड़ा पाव का इस सैंडविच की दुकान में मैं क्या अचार डालूंगा क्या? अंजलि! नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, तू खा लेना। अरे क्या दादा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा खा लो। मेरे को भूख नहीं है, तू खा ले, खा ले। फिर मेरे को भी नहीं खाने का है। अरे यहाँ अच्छा देख, ये देख, मैं ये खा रहा है भैया, ये देख, खाया मैं, खा ले। साक्षी की तबीयत कैसी है? बेहोश है, अभी तक होश नहीं आया। ये साक्षी के पास आए? हाँ।
कौन है? वो साक्षी का हस्बैंड है, मगर वो लड़की पता नहीं कौन है। हेलो सर, मैं साक्षी का हस्बैंड जिग्नेश मेहता। ये नंदा भोजवानी मेरी फ्रेंड है सर। हेलो सर। जिस वक्त साक्षी और जय पे हमला हुआ कहाँ थे आप? मैं नंदा के साथ था सर। हाँ, वो हम लोग शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। क्या किया? अब जी वो सर कुछ ले नहीं पाए, जिया का फोन आया, उसने ये सब बताया तो सीधे यहाँ चले आए। ठीक है, बैठो। शिरके, ये साक्षी के साथ घर में नहीं रहता है, ये लड़की के साथ घूमता है। इसका मतलब इन दोनों का कोई जुगाड़ है। ये मर्डर में इनका भी हाथ हो सकता है। एक काम करो, दोनों की सीडीआर निकालो। सर, ये उन चीज़ों की लिस्ट है जो हमारे घर से गायब हुई है। 25 लाख का कैश और कुछ 10 लाख के आसपास की ज्वेलरी चोरी हुई है। 25 लाख कैश? इतना कैश घर में रखना कानून अपराध है। किस चीज के लिए रखा था इतना कैश? पता नहीं सर। हाँ, शायद जय के ऑपरेशन के लिए मम्मी ने रखा होगा। किस चीज का ऑपरेशन था? किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, हम लोग ये सब चेक कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी ज्वेलरी और कैश आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आपके पास कोई फोटो है ज्वेलरी का? हाँ सर, फैमिली एल्बम में होगा शायद। पाटिल, फोटो भी उठा। एक मिनट, जब आपके माँ के ऊपर और भाई के ऊपर हमला हुआ उस वक्त आप कौन से कैफे में थी? 4th and 5th रोड के कॉर्नर में जो कैफे है वही थी। ठीक है सर, ये जय मेहता की पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उसका मर्डर 3:45 से 4:45 के बीच में किया गया और वेपन के तौर पर तकरीबन 12 से 13 इंच लंबा चाकू यूज़ किया गया। हो सकता है ये वेपन मेहता फैमिली के किचन में मिला। और सर, ये मेहता फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन? सर, मोबाइल लोकेशन तो अभी नहीं आई है। कॉल रिकॉर्ड्स को मैंने चेक किया है सर, लेकिन कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है। और सर, ये साक्षी कंटिन्यूस किसी लॉयर के टच में थी। कोई राने हैं सर। जिग्नेश डिवोर्स और एलिमनी के लिए साक्षी पर प्रेशर डाल रहा था। वो खुद तो कोई काम धाम करता नहीं था, ऊपर से हर दूसरे दिन किसी नई औरत के साथ दिखता था। इसलिए साक्षी ने डिसाइड किया था कि वो जय को नॉमिनी बना देगी। जिया को क्यों नहीं? क्योंकि जिया का दिल्ली के एक लड़के समर सिंह से अफेयर चल रहा है और ये बात साक्षी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने जिया का रिश्ता परेश शाह से तय कर दिया था। परेश शाह का स्टॉक मार्केट में अच्छा काम है, लेकिन रिश्ता पक्का होने के बावजूद जिया ने समर को नहीं छोड़ा और ये बात साक्षी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये जिग्नेश और नंदा के कॉल रिकॉर्ड है, इनका एक कॉपी बनवा लो। सर, मैंने जिग्नेश और नंदा के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं सर। जिस दिन जय और साक्षी पर हमला हुआ, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उनकी लोकेशन मॉल की नहीं थी, बल्कि मेहता फैमिली के घर के आसपास की थी। और सर, जिस समय मर्डर हुआ दोनों की लोकेशन मर्डर के टाइम से मैच हो रही है। अच्छा, मतलब ये दोनों हमसे झूठ बोल रहे थे? हाँ, वो हम लोग शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। झूठ बोलने की वजह भी तो हो सकती है। शिरके, वकील ने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी उसके मुताबिक अगर साक्षी की मौत होती तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा जिग्नेश को होगा, क्योंकि जिग्नेश उससे डिवोर्स मांग रहा था। अगर डिवोर्स मिलता तो सिर्फ एलिमनी मिलती, लेकिन अगर साक्षी मरेगी तो पूरी प्रॉपर्टी उसको मिलेगी और डिवोर्स की झंझट ही नहीं रहेगी। बेटा, डॉक्टर का कहना है कि साक्षी के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। बेटा बेटा रो मत, है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं देखता हूं। कुछ बात करनी है इनसे, अंदर जाओ। जा, बैठो बैठो, तुम्हारे घर है। घबरा क्यों रहे? घबराओ मत, मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब दे दो। सच्ची सच्ची बता। मेरे दो सवाल है, जय को क्यों मारा और साक्षी को क्यों मारना चाहते थे? ये क्या कह रहे हैं सर? मैं अपने बेटे को क्यों मारूंगा और साक्षी को मारने की कोशिश भी क्यों करूंगा सर? सोचूंगा भी क्यों? क्योंकि तुम उसको परेशान कर रहे थे। तुम्हें डिवोर्स भी चाहिए था, तुम एलिमनी भी मांग रहे थे और वो नहीं दे रही थी, और इस वजह से नंदा भोजवानी से शादी करने में तुम्हें दिक्कत आ रही थी। नहीं सर,
एक्चुअली सर हमारी शादी में शादी जैसा कुछ था ही नहीं, इसलिए मैं साक्षी से डिवोर्स मांग रहा था और मैं उसे परेशान नहीं कर रहा था, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा था सर उससे। और तुम्हारी सो कॉल्ड रिक्वेस्ट नहीं सुन रही थी, इसलिए तुम्हें उसको मार दिया। नहीं सर, मैंने बताया ना, जब मैं यहाँ था ही नहीं तो मैं मार कैसे सकता हूँ सर। 17 साल हुए नौकरी में, 17 साल, समझा? तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है तो उस दिन यहाँ था। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ उस दिन। नंदा भोजवा ने तुझे अल्टीमेटम दिया शादी के लिए और उसी गुस्से में तू यहाँ पहुंचा। शर्म नहीं आती तुम्हें? घर में बच्चा बीमार पड़ा और तुम्हें डिवोर्स की पड़ी है? जाओ जाके उसी के पास रहो, वहीं जाके अपना मुंह काला करो। और अब साक्षी मर गई तो उसकी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाएगी और तू नंदा से शादी कर पाएगा। सर क्या कह रहे हैं सर आप मुझे फंसा रहे? मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। शिरके ये अंदर ही बोलेगा। चलो लेके इसको चले। बट सब, और जब तक हमारा एविडेंस ढूंढना चल रहा है तो हमारा मेहमान बन के रहेगा और उसके बाद हमारे शिरके का हाथ और करड़े की लात। चल। ज्वेलरी और कैश का आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पास सर्च वारंट है तुम्हारे घर का। कुछ मिला क्या? नहीं सर। सर ऊपर भी तलाशी ली, ना तो पैसे और ना ही ज्वेलरी। शहर से बाहर नहीं जाना जब तक केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जी। शिरके, ज्वेलरी और कैश दोनों में घर में नहीं मिले, इसका मतलब इन्होंने कहीं छुपा के रखा है। एक काम करो, अपने खबरियों को अलर्ट कर दो और ये एरिया में किसी ज्वेलर ने ज्वेलरी खरीदी है क्या वो भी देखो। इनके बैंक डिटेल्स भी निकालो, देखो लॉकर में छुपा के रखी है क्या। क्या हुआ? इधर क्यों बैठे? दादा, ताई की बहुत याद आ रही है। भगवान ने उन्हें हमसे छीन लिया है। अब मैं कभी भी भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ूंगी। बेटा, भगवान इसको इसके लिए लेके गया है क्योंकि वो उसको अपने से ज्यादा प्यार करता है। दादा 2 मिनट बात करनी थी। क्या हुआ? दादा मैंने सुना आप काम ढूंढ रहे हो। काम तो ढूंढ रहा है मैं, नेहा को खिलाने के पैसे भी नहीं मेरे पास, ढूंढना तो पड़ेगा ना। दादा अगर बुरा नहीं मानो तो एक बात पूछूं, अंजलि ताई का ऑपरेशन तो हुआ ही नहीं, तो फिर जो बड़ा बाबू की गाड़ी बेच के जो पैसा मिला था उसका क्या किया तुमने? बताओ ना, चुप क्यों? क्या करने का तेरे को पूछ के? नहीं है पैसा वो मेरे पास। भड़क तो उसका चला है, तुम्हारा पैसा है, जो चाहे वो करो। मैं तो सिर्फ ये बोलने आया था, जिधर मैं काम करता हूँ ना उधर बड़ा पाव बनाने वाले की जरूरत है। अरे प्रवीण, तू इधर गाड़ी लगाता है क्या? अच्छा अच्छा, चल तेरे हाथ से गर्मा गर्म वड़ा पाव दे मुझे। प्रवीण, चल अंजलि के साथ बहुत बुरा हुआ ना। चलो किडनी डोनर ही फ्रॉड निकला, पनौती साला। तुझे मालूम है, एक पेशेंट की फैमिली उसे 6 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन वो पेशेंट भी ऑपरेशन करने से पहले मर गया। साला उसका किसी ने तो भी मर्डर कर डाला है। साक्षी को अभी तक होश नहीं आया सर। वैसे मैंने डॉक्टर से बोल दिया कि जैसे उन्हें होश आए हमें इन्फॉर्म कर दे। क्या किस्मत है ना शिरके, जो माँ अपने बेटे को बचाने के लिए किडनी ढूंढ रही थी आज वही एडमिट है हॉस्पिटल में, वो भी बेहोश। शिरके, किडनी ट्रांसप्लांट था, मतलब ज्यादा पैसे लगने वाला था और घर में 25 लाख था। घर में 25 लाख पड़ा है, ये साक्षी के अलावा किस किस को पता था? ये बात ऑलमोस्ट सबको पता थी सर, जिग्नेश को, जिया को, छोटू को और वो ड्राइवर को भी। शिरके, ये भी तो पॉसिबल है कि ये बात हॉस्पिटल में भी किसी को पता हो। चलो चेक कर दे किस किस को पता है। बालू, तू इधर रुकना, मैं जरा हल्का हो क्या था। हाँ हे बालू, दा वड़ा पाव पार्सल मान। हो साहब, दे दो। सर एक्चुअली जय को जो किडनी मिलने वाली थी वो उससे पहले अंजलि सुर्वे नाम की एक पेशेंट को ट्रांसप्लांट होने वाली थी। अंजलि को किडनी डोनेट करने वाला मिल गया है, पर डोनर ने उसका प्राइस बढ़ा दिया और अंजलि का भी टाइम पे पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया और पेशेंट की ट्रांसप्लांट से पहले ही डेथ हो गई।
इसलिए किडनी जय को ट्रांसफर हो गई और साक्षी मेहता डोनर को डबल अमाउंट देने के लिए तैयार थी, पर डोनर ने किडनी देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रवीण ने साक्षी मेहता को किडनी न देने के लिए डोनर को 3 लाख रुपए दिया था, और जब साक्षी ने डोनर को डबल का डबल अमाउंट ऑफर किया तो वो तैयार हो गया और ट्रांसप्लांट से पहले जय का मर्डर हो गया। और सर अजीब बात यह है कि उसके बाद वो डोनर दोबारा हमारे पास नहीं आया। अंजलि के मरने के बाद उसके भाई की क्या रिएक्शन थी? सर वो बहुत बौखला गया था। किडनी नहीं मिला ना, नहीं मिला ना इसको किडनी। अभी मैं देखता है किसको किडनी मिलता है ना, मैं देखता इधर। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, सबको छोड़ूंगा नहीं तुमको। क्या प्रवीण और किडनी डोनर की डिटेल्स दे सकते हैं? या श्योर सर, ये हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज से प्रवीण का फोटो निकाला। सर्कुलेट कर दो इसको। हाँ सर, एक और बात, अंजलि की मौत के बाद भी प्रवीण अक्सर हॉस्पिटल आता था। क्यों? सर वो तो पता नहीं है, लेकिन जब भी हॉस्पिटल जाता था रवि नाम के वार्ड बॉय से अक्सर मिलता था। रवि, प्रवीण सुरवे से दोस्ती है ना तुम्हारी? साहब दोस्ती नहीं, जान पहचाने का नहीं। जान पहचान है और मिलने हॉस्पिटल आता है? नहीं, मिलने नहीं आया था साहब मुझे। वो अपना वो किडनी डोनर और वो मेहता फैमिली ने उसकी डिटेल चाहिए थी उसको। तो बहुत अच्छा और सीधा आदमी है साहब वो। तो मैं बोला कुछ काम होगा इसलिए मैंने दे दी उसको डिटेल, दूसरा कुछ नहीं। कहाँ मिलेगा ये प्रवीण? क्यों चला जाला? चल रहे। कहाँ लेके जा रहे हो दादा को? दादा किधर लेके जा रहे हो दादा को? दादा अंजलि मर गई उस दिन, उसके डोनर और मेहता फैमिली की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हॉस्पिटल क्यों गया था? सर वो उन लोगों को बोलना था मेरे को। वो जो भी अंजलि के साथ किए वो अच्छा काम नहीं किया। मेरे को सब कुछ सही करने का था इसलिए। अच्छा, तेरा ठीक करने का मतलब उनको मारना है ना? नहीं साहब, कसम से मैंने मर्डर नहीं किया साहब किसी का। अच्छा एक बात बता, जिस दिन मेहता फैमिली पे अटैक हुआ उस दिन तेरा फोन बंद क्यों था? साहब वो मेरे पास रिचार्ज करने के पैसा नहीं था, तो इसलिए मैंने ऑफ रखा था। तू सच नहीं बताएगा? सड़ी तरह अंदर मच्छर काटेंगे ना तब पता चलेगा। सर, शंकर पिल्ले का मोबाईल अभी नॉट रिचेबल आ रहा है। मैंने मोबाइल कंपनी के रिकॉर्ड से उसका घर का एड्रेस निकाला, त्याचा एड्रेस बेळगाव से है। शंकर पिल्ले यहीं रहते हैं ना? हाँ। बुलाइए, कुछ बात करनी है। मगर वो तो काम ढूंढने को मुंबई गया है। मुंबई का कोई एड्रेस वगैरह है? नहीं, उसका उधर का पता तो मेरे को नहीं मालूम। जय और साक्षी केस में हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन फिर भी हमने शक के बिना पर जिग्नेश और प्रवीण सुर्वे को कस्टडी में रखा था। हमारी नजर नंदा भोजवानी पर भी थी और हम सबूत ढूंढ रहे थे कि ज्वेलरी और कैश नंदा और जिग्नेश ने ही चुराया है इसका, लेकिन हमें कोई क्लू नहीं मिला। इधर साक्षी बेहोश थी, उसका होश में आने का हम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उसी ने देखा था उसके ऊपर किसने हमला किया है और जय को किसने मारा है, लेकिन उसके होश में आने का भी हमें कोई गारंटी नहीं लग रही थी। और इधर जिग्नेश को भी बेल मिली, क्योंकि उसके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। और सो कॉल्ड किडनी डोनर शंकर पिल्ले की हमें तलाश थी, वो हमें मिला, लेकिन मरा हुआ। सर, कैश मिला है तकरीबन 3 लाख रुपए। शिरके शायद ये 3 लाख रुपए वो ही है जो प्रवीण ने जय मेहता को किडनी ना देने के लिए इसको दिए थे। सर, ये आधार कार्ड मिला है। शंकर पिल्ले? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी ने पैसों के लिए मेहता फैमिली पर अटैक किया हो? अगर इसने अटैक किया तो फिर ज्वेलरी और कैश गई का? क्या ऐसा तो नहीं प्रवीण ने दोनों मर्डर किए और अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो 3 लाख रुपए यहाँ छोड़ के गया? पॉसिबिलिटी है सर। बता सच बोलते सर। तो बता ना। मेरे को नहीं पता।
कौन किसको क्यों मारा साहब? ये सच है? हाँ सर। फिर क्या? सच बोला साहब। मैंने सिर्फ 3 लाख रुपए दिया था साहब वो शंकर को, वो अब तक किडनी जय को ना दी इसलिए। उन लोगों ने बोला मेरे को तू ज्यादा पैसा मांगा करके, पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया इसलिए तूने किडनी नहीं दिया। चलेगा मेरे को, लेकिन मेरे को ये नहीं चलेगा कि तू किडनी उनको दे। इसके लिए देख ये 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए लाया मैं, ये पैसा ले और खुश रहे। ये मेरे को पता है तेरे को 6 लाख रुपए चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन तू सोच के देखना, तूने किडनी भी नहीं दिया और तेरे को ये 3 लाख मिल गया। सर बोलता नाच मत, सर वो मेहता किधर मैं इसलिए गया था साहब कि मेरे को उनको बोलने का था कि उनके जैसे बड़े लोगों ने वो डोनर को लालच देके मेरे जैसे गरीब आदमी की बहन को मार डाला, उनका बेटा भी वैसे ही मरेगा, ये बोलने के लिए एड्रेस चाहिए था साहब, लेकिन मैं उधर गया नहीं साहब, मैं सच कहता हूँ। तू गया था वहां पर, तूने देखा आसपास कोई नहीं है, तूने चाकू से साक्षी और जय को मार दिया। वो जय मर गया लेकिन साक्षी जिंदा है, अभी भी बेहोश है वो। सच कह रहा हूँ सर, सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं मारा किसी को। फिर क्या? अब बहुत नाटक करता है यार, एक्टर है एक्टर। इसको 3rd डिग्री की सेवा दे दो सर। कर दे सर। नहीं बोलेगा सर। क्या नाम है बेटा आपका? मैं नेहा हूँ, प्रवीण दादा के लिए खाना लाई हूँ, उनको भूख लगी होगी ना। आपका खाना हुआ? नहीं, वो खाना नहीं बचा था ना, तो मैं प्रवीण दादा के लिए लेके आ गई। चलो आओ, ये देखो ये मेरा डिब्बा, वो तुम्हारा। चलो अब देखते हैं आज क्या भेजा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ नेहा, तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है? कांदा पोहा और मेरे दादा के हाथ के बने हुए वड़ा पाव। क्या बात है, कांदा पोहा अच्छा लगता है? मेरी बायको है ना, बायको पता है ना क्या? प्यारे लड़की, मेरी बायको है ना बहुत अच्छा कांदा पोहा बनाती है, लेकिन आज नहीं भेजा है कांदा पोहा, आज सब्जी और रोटी। तो ठीक है, एक काम करते हैं, ये रोटी इसमें थोड़ी सब्जी डालते हैं, रोल बनाता हूं। ये तुम खा लेना, ये लो खाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना, पहले मैं अपने दादा को खिलाऊंगी फिर ही मैं खाऊंगी। ठीक है, एक काम करते हैं, ये दादा का डब्बा, ये तुम्हारा रोल, ये दादा को देना और दादा के साथ बैठ के ये रोल खाना। पाटिल मैडम। यस सर। प्रवीण कर दिया। चलो। दादा। मोरे, दरवाजा खोलो। आओ। दादा रो नकोस, नहीं तो अंजलि ताई को दुख होगा। वो बोलती थी ना कि तुम रोते हो तो उनका दिल दुखता है। दादा देखना, ये लोग तुम्हें छोड़ देंगे, इन्हें नहीं पता कि तुम कितने अच्छे हो, जैसे ही मालूम पड़ेगा ये तुम्हें छोड़ देंगे। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, तुम खाना जल्दी से खा लो। अगं घेतल्यात सगळ्या गोळ्या घेतल्या, आता का पिस्टल मधल्या गोळ्या घेऊ का? हाँ फोन ठेव चल। सर, इन्होंने खाना खा लिया। गुड गर्ल। अरे बाप रे, क्या हुआ? मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, आपने मेरे दादा को ऐसे क्यों मारा? अब इधर बैठो, बैठो। तुम स्कूल जाती हो? अगर स्कूल में तुम गलती करती हो तो टीचर क्या करती है? सजा देती है। वैसे ही तुम्हारे दादा ने कुछ गलती की है
उसकी सजा हमने उसको दी। मेरे दादा ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, वो कभी गलती नहीं कर सकते। सर, मेहता फैमिली के घर से जो ज्वेलरी चोरी हुई थी उसे मेन मार्केट में बेचा गया था। और ये वहाँ की सीसीटीवी फुटेज है। ये सर। अच्छा, तो इन दोनों का हाथ है इसके पीछे। साहब, अब जब गहना और कैश चोरी किए हम दोनों मिलकर साहब। क्या? गहना जेवर और कैश चोरी किए और कुछ नहीं किए, पर मारे नहीं किसी के साथ। बता ला तंबू साहब, हमने नहीं मारा, नहीं चोरी किए थे बस। नहीं मारे साहब। हम जब बाजार से जब घर लौटे तो देखे कि बाबा मरे पड़े हैं और हमको लगा कि मालकिन भी मर गई है, पर और सब घबराहट में सबसे पहले हम शंभू को फोन कर दिए और सब बताए। शंभू, पुलिस को बुला लेते। पागल हो गया क्या? ये जो मामला हुआ है उसका फायदा उठाते हैं। मुझे मालूम है घर में बहुत सारा कैश भी है और गहने भी हैं, सबको समेटते हैं और गायब हो जाते हैं। और जब मैं चला जाऊंगा पुलिस को फोन कर, और जब मामला ठंडा हो जाएगा तो हम लोग आपस में बांट लेंगे आधा आधा। को समझता है? तुमको ऐसा पता चला रे घर में 25 लाख की कैश है? साहब, वो भाभी हमको खुद ही बताई थी साहब। शंभू, तुम अभी घर चले जाओ, कल सुबह 9 बजे आ जाना। बैंक जाना है कैश निकालने के लिए। जय के लिए किडनी डोनर मिल गया है, देखना अब जय बाबा जल्दी ठीक हो जाएगा। शिरके, लगता है दोनों सच बोल रहे। इन्होंने चोरी जरूर की है लेकिन मर्डर नहीं किया है, क्योंकि शंकर पिल्ले की बॉडी के पास हमें 3 लाख रुपए मिले। शंकर पिल्ले के पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उसे जिस तरह के चाकू से मारा गया है उसी तरह के चाकू से साक्षी पर भी हमला किया गया है और जय को भी मारा गया है। हो सकता है सर, क्योंकि अगर पैसों के लिए उनने जय को मारा और साक्षी के ऊपर हमला किया तो फिर शंकर के पास तो 3 लाख रुपए थे, वो क्यों नहीं चुराए? चिरके, साक्षी का होश में आना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मर्डर की आई विटनेस वो अकेली है। कैसी कंडीशन है पेशेंट की? इनके कोमा से बाहर आने के बहुत कम चांसेस है। हमने तो सुना था डॉक्टर पेशेंट की आखिर तक उम्मीद नहीं छोड़ते, आप तो उल्टा बोल रहे। इंस्पेक्टर साहब, मैं इनकी कंडीशन जानता हूँ। इसके अलावा भी और प्रॉब्लम है। इनका हॉस्पिटल का बिल लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं हुआ ना तो इन्हें मजबूरन हमें किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ, निकालो निकालो निकालो। आलो आलो। नहीं बेटा, यहाँ क्या कर रही हो? दादा के आने का इंतजार कर रही हूँ। पाटील मॅडम, जी सर। हिला आत घेऊन जा, झोपायची व्यवस्था करायची। और किसी ने पूछा तो बोला मैंने बोला है। ओके सर। जाओ बेटा। चलो बेटा। सर, इरफान शेख। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब क्यों मार रहे हो साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो क्या किया है क्या नहीं वो सब हमें पता चला है, इससे कबूल करवाने की कोई जरूरत नहीं। जिया ने सब कुछ कन्फेस कर लिया। जिया ने सब कबूल लिया? हाँ, उसने बता दिया तूने कैसा साक्षी पे अटैक किया और जय को कैसा मारा। सर, सब उसका प्लान था सर, मैंने कुछ नहीं किया। सब उसका प्लान था सर, मुझे फंसा रही है। अच्छा, तो तू बता उसका क्या प्लान था? देख, अगर तू बताएगा ना तो तेरे को कम सजा होगी, इसकी गारंटी मेरी। सर, जिया को बेटिंग की लत लग गई थी। उसने इरफान भाई, गाय का भाई गुंडा है साला, उससे बहुत सारे पैसे ले रखे थे उधार और चुका नहीं पा रही थी, और उससे पैसे निकलवाने के चक्कर में मुझे घूरता था। एक दिन जिया ने मुझे कैफे में बुलाया और फिर सब तेरे चक्कर में हुआ। अगर इस बार भी तूने पैसे नहीं दिए ना उसे जान से मार देगा मुझे। अरे पैसे हैं मेरे पास, बस मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अरे तो बता ना यार, क्या करना है? रोज रोज मार करने से तो अच्छा ही है। मम्मी ने ना जय के ऑपरेशन के लिए कुछ बैंक से 25 लाख रुपए निकाले,
अगर हमने वो चोरी कर लिए तो इरफान शेख से बच सकते हैं। सर जैसा उसने बोला था मैं वैसे ही कर रहा था, लेकिन एक गलती हो गई कि चोरी करते वक्त मेरे से कुछ सामान गिर गया और उसकी माँ ने हमें रंगे हाथ पकड़ लिया और वो पागलों की तरह नीचे भागी और मैं भी उसके पीछे भागा। जिया, ये क्या किया मम्मी के साथ? समर, इसको भी मार डालो। ये जिंदा रहा ना तो हमें भी मरवा देगा और पूरी प्रॉपर्टी इसके नाम पे हो जाएगी। समर, मार डालो उसको। समर झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिस समय वो हादसा हो रहा था मैं कैफे में ही थी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड देख सकते हैं। 1 मिनट। देखने के लिए हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है कैफे का। जब आपको समर का फोन आया आप वहां से उठी, निकल गए। 20 मिनट के बाद वापस आके कैफे में बैठ गई। और एक सवाल का जवाब, जिस चाकू से तुमने साक्षी और जय को मारा उसी चाकू से शंकर का भी मर्डर और हमें पता है उसको भी आपने मारा। ये बताओ उसको क्यों मारा? उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? सर क्योंकि जिया को पता चल चुका था कि आपका शक प्रवीण पर है और प्रवीण की बहन को किडनी देने से शंकर ने मना कर दिया था। तो हमें लगा कि अगर हम शंकर को रास्ते से हटा देंगे तो आपका सारा शक प्रवीण पे चला जाएगा। लेकिन तुम तो ज्वेलरी और कैश लेने के लिए आए थे, फिर वो क्यों छोड़ दी उधर? सर हम घबरा गए थे इसलिए ज्वेलरी और पैसे वहीं पे छूट गए। हमें लगा घर पे ही रहेंगे तो कभी भी ले सकते हैं। तुमने तुम्हारी गंदी आदतों की वजह से अपने लोगों की जान ले ली। तुम दोनों सड़ोगे जेल में। प्रवीण, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वैसे हमारी कोई गलती नहीं, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ दिख रहे थे। अच्छा तुम वड़ा पाव की गाड़ी डालना चाहते हो ना? लगा, मैं पैसे दूंगा। वैसे मेरे पास तो बहुत पैसे नहीं है लेकिन जितने भी हो सके उतनी मदद करूंगा मैं तुम्हारी, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं साहब, आपने इतना बोला वही ठीक है मेरे लिए। इधर आओ। कभी नेहा को मेरे घर पे लेके आना, उसको कांदा पोहा बहुत अच्छा लगता है। मेरी वाइफ बहुत अच्छा कांदा पोहा बनाती है, आओगी ना? जो 2 लोग किडनी फेलियर की बीमारी से जूझ रहे थे शायद वो बच जाते, लेकिन इंसान की लालच ने उन्हें मरवा दिया। अगर शंकर पिल्ले पैसे नहीं बढ़ाता तो शायद अंजलि बच जाती, और अगर जिया अपने भाई को बेरहमी से नहीं मरवाती तो शायद उसे भी कोई किडनी डोनर मिल जाता। दोनों फैमिली में अंतर था। अंजलि और प्रवीण एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार थे, और इधर जिया ने अपने सगे भाई को इसलिए मरवा दिया ताकि वो जुए में हारे हुए पैसे भर सके। समर को जय मेहता और शंकर पिल्ले के मर्डर में और साक्षी पर जानलेवा हमला करने के केस में उम्र कैद की सजा हुई, और जिया को अपने भाई, माँ और शंकर पिल्ले के मर्डर की प्लानिंग के लिए सजा हुई। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।